नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। विधानसभा का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। विपक्ष की ओर से कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई मौतों को लेकर सवाल उठाए गए। विपक्ष पूछता रहा कि विपक्ष का कहना था कि उसके पास इस बात को लेकर तथ्य है कि प्रदेश में कोरोना की कमी की वजह से मौतें हुई हैं। इस बात पर सदन के नेता और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इसे लेकर कल यानी मंगलवार को वे स्टेटमेंट देंगे। इसके बाद विपक्ष की ओर से मांग उठाई गई कि सदन में मुख्यमंत्री अपने पहले दिन की स्टेटमेंट को विड्रॉ करे और कमेटी बनाकर जांच करवाने का भरोसा दे। सदन में इस मुद्दे को लेकर जोरदार हंगामा हुआ है। सदन में राजनीतिक दलों की ओर से प्रदेश के विश्वविद्यालयों में करवाए गए कार्यक्रमों में बिजली के बिलों के भुगतान को लेकर जानकारी मांगी गई। जन वितरण प्रणाली के तहत सरसों के तेल के बदले खाते में पैसे डलवाए जाने का मुद्दा भी सदन में उठाया गया। सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि हैफेड के माध्यम से सरसों नहीं खरीदी गई क्योंकि एमएसपी से ज्यादा सरसों बेची गई है। स्कूलों में किताबें नहीं मिलने को लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। कृषि कानून और किसानों के आंदोलन को लेकर भी चर्चा हुई और इसकी मांग को लेकर विपक्ष की ओर से हंगामा भी किया गया। सदन में कांग्रेस के सदस्यों ने स्पीकर के वेल में जाकर नारेबाजी की। स्पीकर ने कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। जी, सुन लेते हैं सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से क्या कुछ कहा गया है। कि ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई कि नहीं हुई? भाई बात यह है कि मैं तो सरकार की ओर से स्टेटमेंट दे रहा हूँ। सरकार की ओर से स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि हमारे सरकारी खाते में कहीं ऑक्सीजन ना पहुंची हो, ऐसा विषय नहीं है। लेकिन अगर किसी हॉस्पिटल में दिन रात हम पहुंचाने में लगे रहे, उन्हीं का तो रिस्पॉन्स कह रहे हैं, उन्हीं का रिस्पॉन्स चाहते हैं कि भाई हाई लेवल कमेटी बनाओगे आप सारी जांच के लिए। कमेटी बनाएंगे, जहां जहां लापरवाही हुई है उसके बारे में उसकी विचार करेंगे। एक भी मॉडल स्कूल 7 साल की सरकार के दौरान मंत्री जी एक भी एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक में स्कूल हम लोग लेकर नहीं आए। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, सेंट्रल स्कूल के पैटर्न पर भारत सरकार ने हरियाणा में जो स्कूल शुरू किए थे, मेरा आपसे अनुरोध है कृपया आप औरौही मॉडल स्कूल का जो और ये सभी के सभी नेट, एचटेट और पीएचडी क्वालिफाइड है, जिसका कि सोसाइटी के माध्यम से मेरिट बेसिस पर इनका सिलेक्शन हुआ है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो क्या यही हमारी नई शिक्षा नीति 2020 है? आपने कहा 2025 तक हम इसको लागू कर देंगे, तो ये बंद हो जाएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है, काइंडली आप इनके रेगुलराइजेशन और इनके 7th पे के बारे में बताएं। हमने आपके से 4 गुना ज्यादा पढ़ा दिया। हमारी संख्या भी अगर आप देखोगे विद्यार्थियों की, मेरे पास संख्या नहीं, हमारी संख्या भी उससे 4 गुना ज्यादा बढ़ी। उसमें कोई कमी नहीं। टीचर्स तो नहीं पढ़ाए। जी, किसानों का मुद्दा उठा गया है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से विपक्ष का कहना है कि जो मौतें हुई हैं उसका आंकड़ा दिया जाए। सत्ता पक्ष का कहना है कि कल जवाब दिया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री या सदन के नेता की ओर से कहा गया है। इसके अलावा शिक्षा का मामला उठाया गया है और साथ ही साथ रोजगार का मामला आज पूरे दिन छाया रहा। खेती किसानी और किसान आंदोलन को लेकर भी तमाम चर्चाएं की मांग की गई विपक्ष की ओर से और हंगामा भी किया गया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विजेंद्र नेहरा साहब जुड़ चुके हैं, ओम प्रकाश डाबड़ा हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं और मनदीप बिश्नोई साहब जननायक जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। नेहरा साहब, एक तरफ सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से, जब कोरोना काल चल रहा था और जिस तरह से सबने देखा कि बिस्तरे नहीं मिल रहे थे, लोगों को अस्पतालों में जगह नहीं मिल पा रही थी, त्राही त्राही मची हुई थी सब जगह और ऑक्सीजन को लेकर लोग मारे मारे फिर रहे थे। उसके बाद सरकार एक स्टेटमेंट पिछले 2 दिन से सदन में दे रही है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऐसी कोई रिपोर्ट या आंकड़े फिलहाल तक नहीं आए हैं कि किसी की मौत हुई है। वो कहते हैं कि कोरोना से भले ही मरे हैं लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं मरे। निश्चित तौर पे यह सवाल बड़ा है, प्रदेश के लोगों को जानना चाहिए, इस बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन को लेके मारे मारे फिरे हैं लोग। उस दौरान को अगर कोई याद करे तो रूह कांप जाती है। नेहरा साहब, आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है प्रदीप जी? बिल्कुल आ रही है साहब।
देखिए आप सबको ध्यान होगा क्योंकि कोरोना की वैश्विक आपने भी तमाम पत्रकार साथियों ने बड़ी जिम्मेदारी से अपनी भूमिका को निभाया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से, माननीय अध्यक्ष जी के प्रयासों से 257 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी हरियाणा प्रदेश की बढ़वाई थी, मुझे लगता है उसके कारण हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रदीप जी एक बार जरूर थोड़ा सा ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं एक बार हम लोगों को लगा था कि उस स्थिति के अंदर हम नहीं है कि भाई सब लोगों को सप्लाई हो पाएगी जिस समय की आप बात कर रहे हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद हरियाणा प्रदेश ने अपनी तरफ से व्यवस्था की, अपनी गाड़ियों की व्यवस्था की, हमने हवाई जहाज की व्यवस्था की और पर्याप्त मात्रा में 257 मीट्रिक टन तक अपने कोटे को बढ़वाया और हरियाणा प्रदेश की जनता को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हमने उपलब्ध करवाई थी। और उसके लिए हमने ऑनलाइन और घर के डोर स्टॉप हमने ऑक्सीजन पहुंचाने का प्रदीप जी काम किया था। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सिर्फ हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं है, ये भारत सरकार ने भी यही जवाब दिया था लोकसभा के अंदर कि किसी भी प्रदेश ने ऑक्सीजन से हुई मौतों का कोई डाटा हमारे साथ शेयर नहीं किया है, उसमें कांग्रेसी राज्य भी शामिल है। तो अगर कांग्रेस के मेरे मित्र इस पे सवाल उठा रहे हैं तो कम से कम उनको अपनी राज्य सरकारों के बारे में पूछना चाहिए। दूसरा मेरा सवाल प्रदीप जी ये है कि आज जो जिस तरह से दुष्यंत चौटाला जी ने जवाब दिया कि लगभग 11,44,000 के आसपास जो बीपीएल और अन्य कार्ड धारक है जिनको 250 रुपए देने की बात माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने सदन के अंदर आज कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से कही, जो सरसों को तेल को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया नहीं, उस पे तो मैं आऊंगा नेहरा साहब, उस पे तो मैं आऊंगा, लेकिन स्थिति ऐसी क्यों बनी कि सरकार को एक दिन ये कहना पड़ रहा है कि कोई मौत नहीं हुई, ऐसा कोई आंकड़ा हमारे पास है नहीं, और अगले दिन ये कहना पड़ रहा है कि हम कल पूरे डाटा के साथ और तथ्यों के साथ आएंगे। जब विपक्ष ने यह कहा कि उनके पास तथ्य हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतें हुई है नेहरा साहब, उसके बाद फिर सदन में यह कहा जाता है कि हम कल तथ्यों के साथ जवाब देंगे। तो पहला जवाब बिना तथ्यों के दिया गया। देखिए प्रदीप जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही इस बारे में पहले बयान दिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी एक जिम्मेदारी वाली पोस्ट पे हैं और जिम्मेदारी तरीके से वो बात करते हैं। लेकिन फिर भी मैंने जो की कार्रवाई देखी है, विपक्ष ने इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए जब बात कही है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके जवाब में ये चीज कही है कि भाई कल हम विस्तार से इसके बारे में जवाब देंगे। लेकिन जहां तक ऑक्सीजन का विषय है प्रदीप जी, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि हरियाणा प्रदेश के किसी भी हॉस्पिटल ने ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी व्यक्ति ने दम तोड़ा हो, ऐसा कोई ब्यौरा हरियाणा सरकार के साथ में शेयर नहीं किया है। और ये मैं आपको फिर कह रहा हूं कि लोकसभा के अंदर भी भारत सरकार का जवाब इसी तरह का था कि किसी भी प्रदेश सरकार ने कोई ऑक्सीजन से मौत के डाटा भारत सरकार को भी नहीं भेजे। तो मुझे लगता है हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्योंकि कोरोना की वैश्विक महामारी के दौरान प्रदीप जी, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, चाहे वेंटिलेटर की बात हो, चाहे दवाइयों की बात हो, हर तरह की व्यवस्था हमने की और उसके बावजूद ओम प्रकाश जी, हर तरह की व्यवस्थाएं थी। अगर किसी की मृत्यु हुई है तो सिर्फ कोरोना के जो इफेक्ट्स होते हैं उसकी वजह से हुई है, ना कि व्यवस्थाओं की कमी की वजह से हुई है। यहाँ वेंटिलेटर भी भरपूर थे, किसी की मौत वेंटिलेटर की कमी की वजह से नहीं हुई, किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, या अस्पतालों ने भी सरकार को नहीं बताया है। अब बताइए, आप खामखा इस तरह के मुद्दे उठाते हैं साहब। बड़े दुख की बात है कि ये जो सदन में जानकारी दी जा रही है, संसद में, ये लोगों को गुमराह करने वाली जानकारी दे रहा है। आपको पता है हमारा जिला रेवाड़ी है, रेवाड़ी के अंदर ही एक हॉस्पिटल है, विराट हॉस्पिटल। उस विराट हॉस्पिटल के अंदर 4 व्यक्तियों की ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो गई और ये कह रहे हैं कि कहीं मौत नहीं हुई। पूरे हरियाणा में आप सबको पता है, पूरी जनता जानती है कि ऑक्सीजन की कितनी कमी से लोगों की मृत्यु है। ये सभी जानकारियां छिपा रहे हैं और असली जानकारियां आप गांव में जब सर्वे करके देखेंगे खुद तो पता लग जाएगा। जिस टाइम लोगों के पास दवाइयां भी नहीं पहुंच रही थी, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही थी, लोग बाग कोरोना से मर रहे थे, लेकिन ये आंकड़ा छुपाने के लिए ऐसी जानकारी समस्या तो ये है ना ओम प्रकाश जी, आप लोग भी आरोप लगा रहे और आप आरोप लगाते अखबारों में हुई छपी हुई खबरों को लेके या टेलीविजन में आई खबरों को लेके। आपके पास आरोप लगाने के लिए, सरकार को घेरने के लिए अपने तथ्य होने चाहिए। वो तथ्य है आपके पास कि कहां पे कोरोना की वजह से नहीं बल्कि ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी की वजह से मौतें हुई है, वो तथ्य है आपके पास। सरकार तो पूछेगी आपसे। नहीं, हम बता रहे हैं जी, मैं रेवाड़ी जिला की बात कर रहा हूँ। विराट हॉस्पिटल है जी, विराट हॉस्पिटल के बयान है जी, आजकल इंक्वायरी भी चल रही है, जांच चल रही है। वहाँ 4 व्यक्तियों की मौत कोरोना के कारण हुई है और अभी लोगों ने वहां मानना था। राष्ट्रीय पार्टी है,
क्या आपने अपने किसी प्रदेश में ऐसा कोई आंकड़ा जारी किया है ऑक्सीजन से मौत का? पंजाब में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में आपने जारी किया है क्या? अगर नहीं किया तो है तो वो क्यों नहीं, बता आप रहे हैं? उनसे पूछ रहे हैं आपने जारी किया क्या नेहरा साहब? हरियाणा आप की उनसे बात पूछ करिए रहे हैं ना, आपने हरियाणा जारी की किया बात क्या नेहरा करिए। साहब? आप तो मुकर ही गए। आप वो मुकरे ना मुकरे अलग बात है, वो तो बहुत छोटी सी पार्टी होकर रह गई है। आप तो विश्व में सबसे बड़े दल हो, आपने जारी किया क्या साहब? आप बताइए। हमारे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में बता ही दिया है, हमने तो स्पष्ट कर दिया अपनी स्थिति, ये तो स्पष्ट करें। जब लोग मर रहे थे नेहरा साहब, देखिए वो मंजर जिसने भी देखा है वो आदमी उसको भूल नहीं सकता। निश्चित तौर पे वो बहुत भयंकर मंजर था, ठीक है। उसको ये कह के आप छोड़ दिया जाए कि उस दौरान कम से कम ऑक्सीजन से किसी की मौत, कमी की वजह से मौत नहीं हुई, ये ठीक नहीं होगा उन लोगों के साथ जो उस दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरे भी हैं। आप शायद फरीदाबाद के हैं तो आपके बराबर में गुड़गांव है। लोग किस तरह अस्पताल डॉक्टर छोड़ के भाग गए थे, संचालक छोड़ के भाग गए थे और 6-6 लोग एक दिन में मरे थे। वो सब तथ्य हैं। आप ये विपक्ष की कमी है कि वो उसको नहीं ला पा रहा है सामने, लेकिन हुआ तो यही था साहब। देखिए प्रदीप जी, मनदीप बिश्नोई साहब, आप सरकार में साझेदार हैं। आज एक बयान जो है वो नेहरा साहब की ओर से भी बताया गया अभी, और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की ओर से कहा गया कि 250 रुपए जो है सरसों के तेल की जो है डाल दिए गए हैं उपभोक्ताओं के खाते में। निश्चित तौर पे डाल दिए गए होंगे, लेकिन सरसों के तेल की कीमत भी मालूम है सरकार को। 250 रुपए डाले गए हैं, 220 रुपए, 180 रुपए से 220 रुपए लीटर सरसों का तेल बिक रहा है साहब बाजार में। डिप्टी सीएम साहब ने, माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने सदन के पटल पर जो बात कही, तो वो ऑन रिकॉर्ड बात है। उस ऑन रिकॉर्ड बात को आप चेक करेंगे, कभी भी चेक करेंगे, वो ऐसी की वैसी रहेगी। मैं तो दाम की बात कर रहा हूँ। 250 रुपए डाले गए, निश्चित तौर पे डाले गए होंगे, लेकिन सरसों के तेल का दाम भी पता है आपको? 250 रुपए। प्रदीप जी आप बोलिए जी, मैं बात को जवाब देता हूँ जी। 250 रुपए जो डाले गए, जो डिफरेंस था, जो सब्सिडी थी, वही हरियाणा प्रदेश में डालने का फैसला किया। और 250 रुपए डालने का इसीलिए फैसला किया गया कि सरसों जो रेट था, जो एमएसपी से ज्यादा मार्केट में बिक रही थी, इसीलिए गठबंधन की सरकार ने, माननीय दुष्यंत चौटाला जी के पास ही महकमा है, सरकार के सभी मंत्रियों ने बैठ करके हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया कि बीपीएल के जो परिवार हैं उनके खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिए जाए 250 रुपए के हिसाब से, ताकि उनको वो अपने आप सरसों का तेल खरीद सके। आज लगभग 18 करोड़ रुपए 18 करोड़ रुपए बाजार रेट से तेज है तो मार्केट में बेचेगा किसान। अगर सरकार उसको खरीद करके उसी हिसाब से करे तो बहुत लंबा प्रोसेस है और बहुत ज्यादा उसमें बड़ी अव्यवस्था फैलती है। उसका जो आसान तरीका था वो सरकार ने डीबीटी के माध्यम से देने का काम किया और मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा है। और कांग्रेस भी इसको बेशक से विरोध के लिए विरोध करे, लेकिन अगर इनसे पूछा जाए, उसको तार्किक ढंग से पूछा जाए, तो ये भी उसी तरह जवाब देंगे कि बिल्कुल सही किया है, उस गरीब आदमी के खाते में पैसे गए हैं। एक बात और कही कि बहुत से लोगों के आधार से लिंक नहीं थे बीपीएल परिवारों के। नहीं, मैं तो आधार से लिंक की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो मनदीप बिश्नोई साहब एक छोटी सी बात कर रहा हूं। आप 40 रुपए में, आप 40 रुपए में जब बीपीएल परिवारों को ये लाभ देते थे, 40 रुपए में 2 लीटर तेल आप देते थे, अब आप 250 रुपए आप 1 लीटर तेल का डाल रहे हैं। 1 लीटर आएगा, उससे 1 लीटर से ज्यादा नहीं आएगा। 180 से 210, 220 रुपए लीटर तेल है इस समय खाने का, कड़वा तेल जिसको बोलते हैं, या सरसों का तेल जिसको बोलते हैं। प्रदीप जी वही तो दे रहे हैं, 200 कुछ रुपए का डिफरेंस था और 250 रुपए डाल दिए। तो सरकार ने अपनी तरफ से तो पूरा देने का प्रयास किया और पूरा दिया भी है। जो डिफरेंस है वो सरकार, जो सब्सिडी का जो पैसा है। नारा साहब, तेल के पैसे खाते में डाले जा रहे हैं, बच्चों को स्कूलों में किताबें नहीं मिल पा रही है, वो मसला भी उठाया गया है। अध्यापक स्कूलों में है नहीं, वो मसला भी उठाया गया है। रोजगार का मसला भी उठाया गया है, किसानों का मसला भी उठाया गया है, और कोरोना में ऑक्सीजन का मसला भी उठाया गया है।
आप पहले किताबों पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा हुआ और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो काम नवंबर में हो जाना चाहिए था साहब, जो काम नवंबर दिसंबर में हो जाना चाहिए था, बच्चों की किताबों को लेकर जो टेंडर जारी किए जाने थे और सेशन शुरू होते ही उनको बच्चों को किताबें प्रोवाइड करवा दी जानी चाहिए थी, उसमें कहा है कि आपस में बांट के और एक दूसरे से एक्सचेंज करके ले लीजिए, आपका काम चल जाएगा। प्रदीप जी देखिए, पहले तो सबसे पहले प्रदीप जी आपने तेल की बात की है तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। नहीं, तेल का तो हमने जेजेपी से ले लिया, जिनका महकमा था उनसे ले लिया। आप शिक्षा की बात कीजिए। प्रदीप जी थोड़ा सा पूरा कर देता हूँ, क्योंकि मैं हैफेड का सरसों का तेल यूज करता हूँ। 120 से 125 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हैफेड का तेल मिलता है सरसों का। आप भी जा करके ले सकते हैं, किसी को भी। 2 किलो अगर हम बात करें तो लगभग 120 के हिसाब से हो गया, ये अपना 240 रुपए के आसपास हो गया। इसके अलावा अरे सुनिए, और 40 रुपए जो पहले लेते थे वो भी बच गए उसके, तो 280 रुपए के करीब उसको अब पड़ रहे हैं एक तरह से। इसके साथ साथ तेल में जो सरसों के तेल में मिलावट होती थी प्रदीप जी, उसको हमारी सरकार ने बंद किया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि अब टाइम से जब उसको मिलेगा तो उसकी सारी व्यवस्था रहेंगे। सरसों को तेल देना भी हमने शुरू किया है, हमसे पहले कांग्रेस के राज में। आज दुष्यंत चौटाला जी ने बड़े स्पष्ट रूप से विधानसभा में ये कहा है कि सरसों का तेल तो हमने देना शुरू किया है, कांग्रेस थोड़ी देती थी उसको। और इनके समय में तो किस तरह के गोरख धंधे होते थे, हमने उसको बायोमेट्रिक सिस्टम किया है। इसके साथ साथ प्रदीप जी, अन्नपूर्णा योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्य सरकार के अलावा जो दिवाली तक 5 किलो गेहूं देने का जो योजना बनाई है गरीब व्यक्ति को, उससे कितना सहारा गरीब व्यक्ति को लगेगा आप मुझे बताइए। अच्छा, खाने की तमाम व्यवस्थाएं कर दी, अब बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था और कर दीजिए, किताबों में जवाब दे दीजिए साहब। मैं वही बता रहा हूं प्रदीप जी कि सारी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जा रही है। देश भर के 80 करोड़ से अधिक गरीब व्यक्ति के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्चा करके भारत सरकार ने, अगर कोई 5 व्यक्तियों का परिवार है तो 25 किलो गेहूं उसको अलग से दिया, राज्य सरकार से अलग, यानी 25 किलो राज्य सरकार का। उस गेहूं की क्वालिटी भी आपने नारा साहब देख ली, बड़े अच्छे से देखी आपने, अखबारों में छपी है, उस गेहूं की क्वालिटी भी लोग लेके खड़े थे हाथों में, बहुत बेहतरीन। लेकिन ओम प्रकाश जी, आपकी ओर से तमाम आरोप तो लगा दिए जाते हैं, आप कहते हैं कि किताबें नहीं मिली, है ना। तथ्यात्मक जब बात की जाती है, आप रोजगार को लेके बात करते हैं, आप एक आंकड़ा लेके आए थे 28.1% या 28.4% का बेरोजगारी का आंकड़ा लेके आए। सरकार कहती है कि इतना है नहीं, और गलत तथ्य लोगों को झूठ बोल के बरगलाने का काम जो है कांग्रेस पार्टी करती है। दरअसल प्रदेश में बेरोजगारी दर जो है 9% के आसपास की है। आप बताइए, आप कैसे कांग्रेस पे लोग भरोसा करेंगे अगर इस तरह के तथ्य आप प्रस्तुत करेंगे तो? डब्बास जी, जो CMI की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 28% बेरोजगारी की दर हरियाणा के अंदर दिखा रही है, और वो दर पूरे देश के अंदर पहले नंबर पर दिखाई गई है हरियाणा में जो बेरोजगारी की दर है। और आप हिसाब लगा सकते हैं, एक हरियाणा पुलिस की जो भर्ती निकली थी, आप उसमें देख सकते हैं कि उसके अंदर 4-5 हजार पोस्टें हैं और 8 लाख तक लोगों ने वहां आवेदन किया था, और लगातार ये पेपर भी लीक होते रहे। बेरोजगारी की दर हरियाणा के अंदर बहुत भयंकर रूप से फैली हुई है। अब ये कुछ भी कहे आंकड़े लोगों को दिखाने के लिए, हम तो इस रिपोर्ट के मुताबिक बता रहे हैं कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी दर 28% है और वो पूरे देश के अंदर नंबर 1 है। आप कहीं भी किसी भी फार्म में निकालिए, कहीं एक वैकेंसी निकलती है उसके अंदर हजारों बच्चे इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाते हैं। तो बेरोजगारी इतनी कदर बढ़ी हुई है, कुछ भी हो। और ये बात करते हैं किताबों की, और 5 महीने हो गए बगैर किताबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, बगैर किताबों बच्चे पढ़ रहे हैं। खाद की बात करते हैं, 5 किलो जो अनाज की बात करते हैं, वो भी लोगों को चिड़ा मिल रहा है, और उसमें भी 2 किलो बाजरा दिया गया है लोगों को। तो कहाँ ये कहते कुछ है, करते कुछ है, लोगों को सिर्फ गुमराह करते हैं, काम कुछ करना नहीं। आज भी हमारे विधायकों ने चाहे बेरोजगारी पे हो, चाहे शिक्षा पर हो, अनेक मुद्दों देखिए मैं एक बात कहूँगा, मनदीप बिश्नोई साहब, सुनिए मनदीप बिश्नोई साहब, मैं एक बात कहूँगा, हम लोग यहाँ पे चर्चा करने के लिए आते हैं, क्योंकि आधे घंटे में अगर हम डिस्कशन की जगह डिबेट करने लगेंगे तो कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं। एक कम से कम 1-आधा घंटा तो ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ ना कुछ प्रदेश के लोगों को ये मिले कि उनको एक भरोसा, उनको ये लगे कि हाँ यहाँ पे एक सार्थक संवाद या सार्थक बहस हो रही है। मनदीप बिश्नोई साहब,
निश्चित तौर पे बेरोजगारी के आंकड़े कम हो सकते हैं। निश्चित तौर पे आपकी ओर से, क्योंकि आप साझेदार हैं सरकार में, आपकी ओर से कहा जा सकता है कि जो विपक्ष की ओर से आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो गलत है। लेकिन एक सवाल तो है, आप सत्ता में आने से पहले इलेक्शन में जाने के दौरान जब आपने कहा था कि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि प्रदेश के युवाओं को 75% कम से कम प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण मिले, आपने कानून भी बना दिया, लेकिन जब तक वो लागू नहीं होगा और मिलना शुरू नहीं होगा साहब, तब तक तो उनको भरोसा दिलवाना आपकी जिम्मेदारी होगी। कैसे दिलवाएंगे जब ऐसी स्थिति में, जब सरकारी नौकरियों में ही जब फार्म निकलते हैं और जब पेपर होते हैं तो वो लीक हो जाते हैं और फिर वो कैंसिल होते हैं, लगातार इस तरह की घटनाएं आती है, तो फिर क्यों भरोसा करेगा जब वो एक आपने व्यवस्था बना दी और वो लागू भी नहीं हो पा रही है? निश्चित तौर पर 75% निजी क्षेत्रों में प्रदेश के युवाओं के हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक युवा को अपने उस युवा मुख्यमंत्री पर, उप मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है, क्योंकि रोजगार मेरा अधिकार के नाम से जो अभियान उन्होंने चलाया था, उस अभियान पर हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने उस पर मोहर लगाई थी। और आज मुझे पूरा विश्वास है कि दुष्यंत चौटाला सरकार में है, उनका साथी, उनका युवा सरकार में है, तो निश्चित तौर पर ये जो उनका काम है वो सिरे चढ़ेगा, पूरा चढ़ेगा। बेरोजगारी जो आंकड़ों में दिखाई जा रही है कांग्रेस के द्वारा, ये सर्वे कहां से उठा करके लेकर के आए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ अमेजोन है और फिर फ्लिपकार्ट है, वो सब की सब जो कंपनियां हैं वो हरियाणा प्रदेश में आ रही है। कोविड करके थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, लेकिन निश्चित तौर पर आने वाला समय हम मानते हैं कि पिता परमात्मा की कृपा से इस कोविड से हरियाणा प्रदेश में बिल्कुल दूर रहे, कोविड से पीछा छूटे और आने वाले समय में जो भी जो रोजगार देने की बात युवाओं की तरफ से सरकार की जो नीतियां हैं वो बिल्कुल क्रियान्वित भी होगी और हरियाणा प्रदेश के युवाओं को उनके हिसाब से रोजगार भी मिले। जी विजेंद्र नेहरा साहब, लगातार प्रदेश में कि 3 कृषि कानूनों का विरोध चल रहा है, लोग जगह जगह टोल नाकों पे धरने पे बैठे, और दिल्ली की तो सीमाओं को लगभग हरियाणा में तो कम से कम कह सकते हैं कि घेर रखा है कई जगह से। टिकरी बॉर्डर है, कुंडली बॉर्डर है। सवाल ये है कि आप चर्चा क्यों नहीं चाहते? एक तो बातचीत पिछले 22 जनवरी से बंद है केंद्र के साथ। सदन में अगर चर्चा के लिए विपक्ष आवाज़ उठाता है तो उसको वेल में आना पड़ता है, हंगामा करना पड़ता है, उसको अपनी आवाज़ तेज करनी पड़ती है, फिर भी सत्ता पक्ष की ओर से जो है बोलने का मौका नहीं दिया जाता। ये 3 कृषि कानूनों को लेकर चर्चा जरूरी नहीं है क्या, आपको नहीं लगता? जबकि आप इतना विरोध झेल रहे हैं, पूरे हरियाणा में आपके नेता या आपके जनप्रतिनिधि जहां जाते हैं उनको विरोध झेलना पड़ता है, उसके बावजूद किसानों को लेकर कुछ चर्चा तो सदन में होनी चाहिए, ताकि किसानों को भी लगे कि हाँ सरकार उनको लेकर गंभीर है। प्रदीप जी देखिए, इस विषय पर मुझे लगता है बहुत लंबे समय से हम लोग टेलीविजन के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। नहीं, आज तो सदन में आवाज उठाई ना विपक्ष ने, आज तो सदन में सवाल पूछे विपक्ष ने, लेकिन सरकार ने चर्चा से इनकार कर दिया। साहब आप देखिए प्रदीप जी कि लोकसभा के अंदर भी हमने बार बार कहा था, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी बार बार कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था बातचीत करने के लिए, लेकिन बातचीत करने के लिए कोई तैयार हो, को आए कोई। जहां तक कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, लोकसभा के अंदर भी इन्होंने किसानों के विषय को नहीं रखा, और अब विधानसभा के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी मंत्रियों ने कहा है कि आप बिंदुवार चर्चा करिए, बिंदुवार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि सच्चाई ये है प्रदीप जी कि 5 दिसंबर 2020 को भारत सरकार ने जो प्रस्ताव किसान संगठन के नेताओं के बीच में भेजा था, उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सिवाय कृषि कानून को रद्द करने के आपकी जो भी मांगे हैं उन सभी को हम मानने के लिए तैयार हैं। आज आप मान लेते हैं तो हम इनमें आज ही संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो मानते नहीं है। अब आप मुझे बताइए, इस बार सरसों का रेट था मंडी में 4650 रुपए का, बाहर 6 और 7 हजार रुपए में बिकी। आज मैं विधानसभा की कार्रवाई देख रहा था तो किरण चौधरी जी ने स्वीकार किया स्वयं। तो अगर ये मानने के लिए तैयार है कि मंडी से बाहर ज्यादा रेट में बिक सकता, तो किसान उसका फायदा क्यों ना उठाए? आप मुझे बताइए, आज किसान के पास प्रदीप जी दोनों विकल्प हैं,
वो अगर चाहे तो मंडी में जाए एमएसपी पे अपनी फसल को बेचे, वो अगर चाहे एमएसपी से ज्यादा में अपनी फसल को बेचना है तो मंडी से बाहर बेचे। किसान अगर चाहे नहीं, वो तो कृषि कानूनों की वजह से नहीं, कृषि कानूनों पे तो नेहरा साहब रोक लगी हुई है। आप उसकी वजह से तो मत ही कहिए कि उसकी कानूनों की वजह से जो है इतना महंगा बिका है, आप उनकी उसकी वजह से मत कहिए। हाँ, बाहर बिका है, ये बाहर ओपन मार्केट में बिका है, इसलिए ज्यादा रेट मिला है, कानूनों की वजह से नहीं। मैंने प्रदीप जी ओपन मार्केट का ही जिक्र किया आपसे कि ओपन मार्केट में इतना बिक सकता है तो किसान को उसका लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए, मुझे बताइए ना। अगर गेहूं 1975 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचना है तो मंडी है, अगर ज्यादा में कोई आटा चक्की वाला उसका गेहूं 2400-2500 में अगर खरीद सकता है तो बाहर क्यों ना बेचे। और पहले के सिस्टम के मुताबिक ये गैर कानूनी था, हमने इसको कानूनी बनाया है। 2006 से हरियाणा प्रदेश के अंदर हो रही है। जवाब दे दीजिए ओम प्रकाश जी, आप ही लोग सदन में आवाज उठा रहे हैं, आप भी की पार्टी आवाज उठा रही है सदन में। जी जी बोलिए। मैं बोले सर। हाँ, देखिए, इनकी किसानों के प्रति कोई भी सहानुभूति और सकारात्मक पहल नहीं है। अगर ये सच्चे मन से किसानों का कुछ भला करना चाहते हैं तो कम से कम उनको एमएसपी की गारंटी तो दे दें। एमएसपी की गारंटी देने के बाद तो किसान आप मुद्दा तो आपके पास आ रहे हैं, आप गारंटी दीजिए, आप किसानों की बात सुनिए, सकारात्मक पहल करिए। आपको पता है 9 महीने से किसान संघर्ष कर रहे हैं। हमारे टाइम में किसी किसान ने मांग नहीं की, किसी किसान ने संघर्ष नहीं किया, इतना बड़ा आंदोलन नहीं चला। आज आपके टाइम में किसान किसी भी बॉर्डर पर चले जाइए, आपके मंत्रियों को घुसने नहीं दे रहे। आप किसान, आप बात करते हैं, आप बनते किसी गांव में नहीं जा रहे, किसानों की आप बात नहीं सुन रहे हैं। और जब तक आप किसानों की बात नहीं सुनेंगे, जब तक उनकी जायज मांगों को नहीं मानेंगे, किसान आपको कभी भी गांव में नहीं घुसने देंगे। आपको सुन तो लीजिए, आपको नेहरा साहब पूरा मौका दिया था, इसीलिए तो विपक्ष आरोप लगाता है कि सत्ता पक्ष बोलने नहीं देता। बोलिए ओम प्रकाश जी। ना तो किसी के सदन में सुन रहे हैं, ना तो बाहर सुन रहे हैं। अगर बाहर करते हैं तो वहाँ बैठक लगा दिए जाते हैं। नेहरा साहब, आप भी चलूंगा, जितनी चीजें ये बोल रहे हो जवाब आप भी चलूंगा, आप भी और जब हम यहाँ चर्चा करने के लिए आते हैं तो चर्चा करने बाद तो चर्चा बोलिए मुद्दे बोलिए, डाबला साहब मुद्दे पे बोलिए। तो मेरा कहना यही है कि सकारात्मक पहले किसानों के साथ इनको करनी चाहिए ताकि इस समस्या का कोई समाधान हो सके। अपनी मेम और घमंड में इस सरकार को नहीं रहना चाहिए। किसान है। आज जो सरकार बीजेपी की बन रही है वो किसानों की मेहरबानी पे है। तो उन्होंने कहा था कि एमएसपी देंगे, समावेशन रिपोर्ट भी लागू करेंगे और किसानों की हर बात मानेंगे, लेकिन आज उन किसानों के साथ ही आप उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं। इसलिए किसानों की जो बात है उनको सकारात्मक पहल करके दोबारा से बातचीत। लेकिन सवाल तो ये है ना ओम प्रकाश जी कि क्या ये सभी किसान जो है जितने बैठे हुए हैं, सरकार का तो मानना ये है कि ये कुछ किसान है वो भी कांग्रेस के बहकाए हुए किसान है, एक बात। दूसरी बात ये है कि एक संगठन ये भी कहता है कि जो 3 कानून सरकार की ओर से बनाए गए हैं वो तीनों कानून किसानों के हक में है पूरी तरह से। जो कह रहे हैं हक में है वो इन्हीं के बनाए हुए किसान हैं। असली किसान तो धरनों पर बैठे हैं, उन्होंने बेचारे अपने घर बाहर। सरकार कह रही है असली किसान खेत में, आप कह रहे हैं असली किसान धरनों पे बैठे हैं। मैं मंदिर बिजनोई साहब, सवाल मेरा आपसे ये है, जननायक जनता पार्टी आपके पीछे जो पोस्टर लगा हुआ है उसमें भी चौधरी देवीलाल जी की तस्वीर लगी हुई है और निश्चित तौर पे जो है जननायक जनता पार्टी ये कहती है कि देवीलाल की नीतियों को आगे ले जाने का काम करेंगे और उनकी नीतियों पे चलने का काम करेंगे। किसान का मेरे वर्ग की पार्टी माना जाता है जननायक जनता पार्टी को, वो कहती है अपने आप को, तो फिर आप लोग समझाने में बताने में नाकाम क्यों साबित हुए? आपको इतना विरोध झेलना पड़ा। आज तो आपके विधायक ने माफी भी मांगी है पंचायत में जाके। निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए तो ये जरूरी हो गया था कि बताना, समझाए कि ये 3 कानून आपके हक में है, आप छोड़िए विरोध को। आप नाकाम साबित हुए और फिर आप सरकार के साथ खड़े। प्रदीप जी, विधायक जी मौके पर गए, वहां कुछ लोग जो भ्रमित किए हुए थे विपक्ष के द्वारा, उन लोगों के बीच में जाकर के हमारे जो विधायक है वो जाकर के लोगों के बीच में, लोगों ने कहा कि हमारे सामने आइए, वो सामने जाकर के वहां कहा कि क्या मैं अपने ससुराल में गया, धाम में किरमारा धाम में माथा टेकने गया, क्या वो मेरी गलती है? अगर मेरी गलती है मैं माफी मांग लेता हूँ। क्या गुनाह हो गया मंदिर में जाना? क्या अपने रिश्तेदार के घर जाना? मेरे पास आखिरी एक मिनट है ओम प्रकाश जी,
पहला सवाल आपसे 20 सेकंड की टिप्पणी चाहूंगा आपसे, सिर्फ 20 सेकंड में ओम प्रकाश जी ये बता दीजिए कि विपक्ष पे सत्ता पक्ष के ये आरोप लगते हैं कि तथ्यात्मक जो है जानकारियां विपक्ष गलत दे रहा है, सदन में भी गलत दे रहा है और सदन के बाहर भी गलत दे रहा है। देखिए डब्बा साहब, जो विपक्ष है वो सारी जानकारियां सही दे रहे हैं और जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, लोग हैं, ये सारी झूठी जानकारियां दे रहे हैं। चाहे कोई भी जानकारी है सब झूठी है और गुमराह कर रहे हैं सदन को। ये उन्होंने कोई मनदीप साहब 20 सेकंड आपके पास है, 2 सवाल है मेरे, 2 सवाल है। कानून को लेके जो 75% का कानून है उसको लेके प्रदेश के युवा आप पे भरोसा करे तो कैसे करे और किसान आप पे भरोसा करे तो कैसे करे? प्रदीप जी, निश्चित तौर पर जब दुष्यंत चौटाला जी ने एक बात कही कि जब तक दुष्यंत चौटाला प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री हैं एमएसपी को कोई खतरा नहीं है। पंजाब की जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि हरियाणा में एमएसपी पर फसल अच्छे से खरीदी जा रही है, पंजाब में कम रेट पर खरीदी जा रही है। तो स्वीकार करना चाहिए कि आज हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है वो एमएसपी पर फसल की एक दाना। नेहरा साहब आखिरी 20 सेकंड है। नेहरा साहब, क्या ऑक्सीजन से हुई या कमी से हुई मौतों पे कल सही आंकड़ा मिल जाएगा? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे प्रदीप जी। और आज मैं बताना चाहूंगा आपको कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष आज सिद्धू साहब ने खुद कहा है कि गन्ने का जो रेट 350 रुपए प्रति क्विंटल हरियाणा प्रदेश के अंदर मिल रहा है। 2 सवाल पूछे, दोनों नहीं दिए आज आपने नेहरा साहब, एक किताबों पे एक ऑक्सीजन पे। सत्ता पक्ष की ओर से जो है लगातार कहा जा रहा है कि विपक्ष बरगलाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष कहती है कि मुख्य मुद्दों पर जो है उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। देखते हैं, कल आखिरी दिन है सदन का। बहुत बहुत धन्यवाद।